हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी टीचर में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लुसेंट से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि पॉलिटी काफ़ी ऑर्गेनाइज रूप से नहीं दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पंचायती राज में आपके बुक का तो एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ मुझे डिस्कस करना है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। क्लियर। जैसे आर्टिकल 243 की बात करते हैं, 243 का हर एक आर्टिकल मैं अलग से बताऊंगा, ध्यान देना। जो मैंने साइट से डाउनलोड किए हैं वो बताऊंगा। उसके अलावा इसमें पेशा जो पंचायती का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया में, उसको अच्छे से, जो 1996 वाला एक्ट है, उसको अच्छे से डिटेल में नहीं बताया हुआ है, तो मैं इसको बताऊंगा। उसके अलावा डीपीएसपी से क्या कनेक्शन है वो भी नहीं बताया हुआ, ये मैं बताऊंगा। और कुछ जो फीचर्स है कमेटी के बारे में बस नाम नाम दे दिया है, लेकिन कमेटी से क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आती है वो मैं बताऊंगा। ओके, तो आपके बुक के अलावे भी हमें काफ़ी कुछ डिस्कस करना है जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायत। क्लियर। पंचायत की बात करते तो, पंचायती राज की बात करते तो आपको क्या लगता है इसका इनिशिएशन कैसे हुआ होगा? इसका इनिशिएशन कैसे हुआ? तो देखो, जैसे कि पता है आज़ादी के जस्ट बाद नहीं आ गया, हमें पता है। तो आज़ादी के जस्ट बाद क्यों नहीं आया, क्या कारण थे? तो हमें देखो, हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिसोर्स नहीं थे कि हम पंचायती राज हर एक स्टेट में स्टैब्लिश कर सके और एक कंपलसरी कर सके कि हर स्टेट में पंचायती राज होना ही चाहिए। तो पंचायती राज है क्या? लोकल एरिया में जरूरी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से प्लान बनाए और लोकल एरिया में वो अप्लाई हो जाए आराम से, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो क्या किया जाए कि लोकल एरिया में जो अपना एरिया है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुने और फिर यहाँ पे ही ये लोग विकास का काम यहाँ पे करें। तो यानी पंचायती राज बहुत फोकस किस पे करेगा, या मतलब लोकल गवर्नमेंट पे। तो पंचायती राज का सिंपल मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ध्यान देना। तो इसका सिंपल मतलब समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। क्लियर। तो अब जो पंचायती राज स्टैब्लिश होगा वो किस में होगा? स्टेट में स्टैब्लिश होता है ना, स्टेट में। तो ये स्टेट के एक्ट पे काम करता है, ये तो हमें पता है, स्टेट के एक्ट पे काम करता है। तो आप बोलोगे भैया ये स्टार्टिंग में ये डीपीएसपी से क्या आप कनेक्शन बता रहे थे? ध्यान देना, हमारे पास एक पार्ट है, पार्ट 4, जिसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, आर्टिकल 38, 36 से 51 तक इसमें ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि गवर्नमेंट या स्टेट कोई भी कानून बनाने जाता है तो उसमें इन पॉइंट का ध्यान दे, या इनमें जो जो चीज़ लिखा हुआ है ना उस पे कानून बनाने का कोशिश करे, उसको एक्ट में तब्दील करने का कोशिश करे। तो उसमें एक आर्टिकल है, ध्यान देना, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या करता है? आर्टिकल 40 में लिखा है कि स्टेट क्या करे, कोशिश करे हर जगह पे, हर स्टेट में पंचायती राज हो, पंचायती यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो आप बोलोगे भैया डीपीएसपी तो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक गांधीयन, एक सोशलिस्ट और एक है इंटेलेक्चुअल वाला। क्लियर। तो आपको कौन लगता है भाई, आप खुद सोचो, पंचायती राज के बारे में ज्यादातर कौन बोलते थे? पंचायती राज के बारे में बोलते थे गांधी जी। तो यानी आर्टिकल किस में दिया है? आर्टिकल 40 में दिया है। क्लियर। और कौन सा है? गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे बुक में क्या क्या डिस्कस किया वो देखते हैं। पंचायती राज का मतलब होता है सिंपल, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर। तो आया कब, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम आगे देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ध्यान देना, हमारे शेड्यूल में, जैसे आपको पता है हमारे देश में अभी टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, 8 है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 बाद में ऐड हुआ। क्लियर। तो उसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से शेड्यूल था, उसमें 7वां शेड्यूल कहता है कि 7वां शेड्यूल क्या करता है, काम को बांटता है कि कैसे काम को, कौन सा काम यूनियन वाले को करना है, कौन सा काम स्टेट वाले करेंगे, और कौन सा ऐसा काम है जिसमें दोनों कर सकते हैं। तो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कनकरेंट लिस्ट। तो इसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें एक पॉइंट दिया है पंचायती राज, यानी सिंपल दिया है कि लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में 2 टाइप का आ गया, एक पंचायत आ गया, एक म्यूनसिपालिटी आएगा, यानी एक रूरल साइड में। क्लियर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल साइड में, एक अर्बन लोकल बॉडी। क्लियर, ये अर्बन एरिया में। तो द सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे मेंशन है? स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं।
आया कब, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। स्टार्टिंग में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमने क्या किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आपको पता है आज तक कितना संविधान में संशोधन हो चुका है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है, कितने एक्ट आ चुके हैं, आज तक 104 आ चुके हैं। क्लियर, आज का डेट देख लो, आज तक 104 आ चुके हैं। 104 किससे रिलेटेड है, एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, ये भी पता है। 103 किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। 102 किससे रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब एटलीस्ट 100 के बाद वाला आपको पता होना चाहिए, 100, 101, 102, 103। क्लियर। तो ये बिल पास किया गया लोकसभा में 1992 में, राज्यसभा में उसी अगले ही दिन, देखो ना, अगले ही दिन। और उसके बाद इसको अप्रूव किया गया 17 स्टेट असेंबली के द्वारा, और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया अगले साल। यानी ये बिल, ध्यान देना, बिल होता है और बिल एक्ट बनता है। एक्ट कब तक बनता है, जब तक पहले लोकसभा राज्यसभा से ना पास हो जाए। उसके बाद अगर कोई बिल में, ध्यान देना, अगर कोई बिल में फेडरल से रिलेटेड पॉइंट हो, मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई बदलाव करना हो, तो भाई ये पूरा पूरा एक्ट ही स्टेट से रिलेटेड है। तो स्टेट में बदलाव करना हो तो कम से कम 50% से स्टेट का हाँ होना चाहिए। तो उस समय मान लो, उस समय स्टेट रहे होंगे 1992 में, मान लो स्टेट रहे होंगे कितने, 20-21 रहे होंगे, 20-21-22 रहे होंगे। तो इसमें से 17 स्टेट ने हाँ कर दिया, तो ऑब्वियसली तो आ ही गए होंगे ना, क्योंकि आपको पता है 2000 में ना 3 स्टेट नया बना, उसका 2014 में एक और बना है। क्लियर, तो मतलब समझ लो 22-23 रहे होंगे, 22-23-24। क्लियर। तो फेडरल गव से कोई रिलेटेड एक्ट होता है तो 50% स्टेट का भी हाँ होना चाहिए। तो 17 स्टेट तो ऑब्वियसली हाँ बोल दें। तो ये एक्ट कब आया, 1992 में। बिल कब आया था, 1992 में। ये एक्ट कब बना, एक्ट कब बनता है, लास्ट में प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट है ना, ध्यान देना, यहाँ पे 243 से लेके 243 ओ तक हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, उसको हम बता दे रहे हैं। ध्यान देना, 243 से 243 ओ, यानी एक है 243, एक है 243 ए, 243 बी, 243 सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ओके है। इसमें से ध्यान दो, जो 243 जी है, इसमें पता है क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि, इसमें लिखा हुआ है कि पंचायती राज के क्या क्या काम होंगे। ध्यान देना, 243 जी में लिखा हो पंचायती राज के क्या क्या फंक्शन होंगे, और इस फंक्शन को पता है एक शेड्यूल, एक लिस्ट में बना दिया गया। लिस्ट को हम क्या बोले, शेड्यूल बोले। कौन सा शेड्यूल, 11वां शेड्यूल। तो 11वें शेड्यूल में बताया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या क्या काम है, क्या क्या काम है। क्लियर, ध्यान देना, एक जो ये बात होती है, जरूरी नहीं है कि ये एक बार मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया तो एज इट इज सब कुछ अप्लाई कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट। मान लो बिहार गवर्नमेंट का मतलब है, मन है कि मैं 29 में से 28 काम दूँ, पंचायती राज को दे दूँ, एक काम हम अपने पास रख लेते तब तक, कुछ दिन तक, तो ये ऐसा कर सकता है। अगर कोई यूपी का मन है कि मैं 29 में से 20 काम अभी देता हूँ, 9 काम देखेंगे इसके परफॉर्मेंस पे फिर देंगे, तो ऐसे कर सकता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें क्या क्या अभी तक पता चला, इतना पता चला कि जो आर्टिकल कितने हैं, 243, फिर 243 ए कैप्स में है, क्लॉज, सब क्लॉज नहीं है, इसके अंदर सब क्लॉज होता है। 243 बी, सी, डी, ये इसके साथ। तो 243 में जी जो लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है, 243 जी में एक्चुअली 11th शेड्यूल है, और 11th शेड्यूल में 29 काम दिया हुआ है। तो आप बोलोगे भैया तो फिर ऐसा कोई म्यूनसिपालिटीज में भी होगा। हाँ भाई, म्यूनसिपालिटीज में 12th शेड्यूल है और उसमें 18 काम है। तो काम ज़्यादा किस में है, पंचायती राज में। क्लियर। तो आप बोलोगे कौन से पार्ट में पंचायती राज के बारे में दिया है, तो पार्ट 9 में। क्लियर, पार्ट 9 में पंचायती राज, पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडी, 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो पार्ट 9 क्या बोलता है, ध्यान देना, पार्ट 9 बोलता है, पार्ट 9 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 3 टियर सिस्टम होगा पंजाब में। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पंचायत में 3 लेयर होंगी। एक होगा विलेज लेवल पे पंचायत, विलेज या कुछ विलेज मिला के, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा विलेज पंचायत है 5 विलेज मिला के। सेकेंड क्या होगा,
एक तो विलेज पंचायत हो गया, दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, हमारे यहाँ उसको जिला परिषद बोलते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट पंचायत हो जाता है। इंटरमीडिएट पंचायत सिर्फ वहाँ अप्लीकेबल है ना भाई, मान लो सब जगह अप्लीकेबल है, लेकिन कहीं कहीं पे जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो ना, वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है। किसी स्टेट का पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है ना, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं काम करेगा, ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। क्लियर। पंचायत 3 लेवल पे हुआ मान लेते हैं, लेकिन एक जहाँ पे जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो ना, वहाँ पे इंटरमीडिएट वाला लेवल नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर। और एक और चीज, जहां पे ऑल द सीट इन पंचायत इज फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, जितने भी सीट हो गए ना डायरेक्ट इलेक्शन, चाहे तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहीं भी इनडायरेक्ट नहीं होता है। इलेक्टोरेट इज नेम्ड ग्राम सभा, ये पॉइंट एक्चुअली ये गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ होता क्या है। ग्राम सभा एक्चुअली होता क्या है, और आप बोलोगे भैया ग्राम सभा तो हमारे इधर दिखता नहीं। ग्राम सभा एक्चुअली होता क्या है, ग्राम सभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उसको स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। वो हमारे गांव में आती है, बैठती है और मीटिंग करती है कि क्या आपके गांव में क्या चाहिए, क्या आपके गांव में चापाकल चाहिए पहले, या आपके गांव में सड़क चाहिए, या आपके गांव में क्या चाहिए। लेकिन हमें जनरली देखना, क्योंकि सब ये एक मतलब ऐसा मतलब ये सारे स्टेट अप्लाई नहीं करते हैं, बस इतना समझ लो। क्लियर। और इसमें जो जो लोग बैठते हैं ना, वो लोग बैठते हैं जिनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है, मतलब जिनका इलेक्टोरल रोल्स में नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा 5 साल का बच्चा कि हम भी जाएंगे, नहीं हम भी बैठेंगे, नहीं, क्योंकि आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम ही नहीं है। वही बताओ, ग्राम सभा एक विलेज असेंबली है जिसमें सारे रजिस्टर्ड वोटर बैठते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, द मेंबर ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब के सब डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। क्लियर। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड फ्रॉम अमोंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, जो पंचायत एट इंटर, देखो चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, देखो जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो होते हैं ना, ध्यान देना, जो पंचायत सबसे बिलो लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे। देखो विलेज लेवल का मतलब क्या, 3-4 विलेज मिलके बनाया, ये हुआ जैसे हमारे यहाँ इधर यहाँ को बोला जाता है, इसको बोला जाता है विलेज पंचायत। अब मान लो 10-15 पंचायत मिलके, 10-15 या 5-10 पंचायत मिलके एक और इंटरमीडिएट बॉडी बनाती है, इंटरमीडिएट। और एक होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, पूरा जिला के ऊपर होता है, जिला परिषद इसको बोलते हैं हमारे इधर। क्लियर। तो क्या होता है इन सब में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विलेज लेवल पे, तो जैसे विलेज लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें कोई चेयरपर्सन चुने, सब इंडिविजुअल काम करते हैं। जैसे हमारे इधर है, एक सरपंच है, एक मुखिया, एक पंचायत समिति है, और बाकी सब इंडिविजुअल है। चेयरमैन यहाँ पे कैलकुलेट होती है इन सब के, मान लो इसका पंचायत समिति, इस और एक पंचायत का सारे मतलब 10-15 पंचायत का पंचायत समिति मिलके और एक चेयरमैन चुनता है यहाँ पे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब मिलके फिर एक जिला परिषद चुनते हैं, यही बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मतलब जो इवन जो चेयरपर्सन का चुनाव है ना, चेयरपर्सन का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। कौन लोग लड़ते हैं भाई, जो जीत गए हैं ऑलरेडी, वो देते हैं वोटिंग। क्लियर। यहाँ पे एक सरपंच है, सरपंच का जो होता है ना, वो प्रेसाइड करता है कभी कभी ग्राम सभा में। क्लियर। मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इवन इन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया वाला मैं केस बताऊंगा क्या होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल एरिया वाला जो मैं पेशा बताऊंगा ना, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट विलेज लेवल इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ पास्ड बाई स्टेट। ऑब्वियसली सेंटर भले ही कानून बना दिया, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना फिर कानून बनाएगा, और वो क्या करेगा, अपने कानून के हिसाब से चेयरपर्सन चुनेगा। चलो, ये बहुत अच्छा है। मैंने बताया था ना कि मैं आपको एक एक बताऊंगा, लेकिन अभी जो जो बीच में आ रहा है वो बता दे रहा हूँ। 243 ABCD, जैसे जी आया तो मैं बता दे, जी में फंक्शन दिया हुआ है 11 शेड्यूल, उसी तरह डी मैं बता दे रहा हूँ कि पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व होती है। ध्यान देना, क्या मैंने बोला, पंचायत राज में
पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व होती है। कितना भाई? जितना परसेंटेज उनका प्रोपोर्शन है, जितना परसेंटेज उसका पॉपुलेशन है। अगर मान लो उस गांव में 10% एसटी है तो टोटल सीट का 10% एसटी के लिए रिजर्व होगी। ऐसे होता है जनरली, पता है कैसे हो जाता है? ऐसे होता है, मान लो एक स्टेट में 50 पंचायत है, क्लियर? पंचायत है, जैसे पंचायत है, यहाँ पे सबसे सबसे बिलो लेवल है, सबसे लोअर लेवल है, बिलो लेवल। एक का एग्जांपल बताता हूँ। 50 में से पूरे स्टेट में मान लो है 10% सीट है, परसेंटेज है एसटी का और 20% है एससी का। तो इसमें से 50 में से 5 सीट, ध्यान देना, 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व रहेगी और 10% और ये है 20%, और 10 सीट एससी के लिए रिजर्व होगी। और पता है, अगर मान लो आपको लगे कि भैया कुछ पंचायत यहाँ पे है जहाँ पे मतलब प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल है, कि जैसे 15 ऐसे पंचायत है जहाँ पे एससी मेजॉरिटी में है, तो हाँ ऐसे करेंगे, पहले 15 में से, ध्यान देना, 15 में से 10 में पहले एससी को रिजर्व कर देंगे, फिर फेरबदल करेंगे, अगले चुनाव में यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे आप देखते हो अपने गांव में कि अभी आपके गांव का सीट रिजर्व रहता है एससी के लिए, अगले बार आपके गांव में रिजर्व जनरल सीट हो जाता है। ऐसा होता है ना, अब देखते होइएगा। क्लियर? पेशा वाला हम डिस्कस करते हैं। पेशा के अलावा देखते हैं क्या क्या बचा रह गया। चलो, हाँ ये पहले देख लीजिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपके बुक में दिया हुआ, मैं बुक में आपको दिखाता हूँ। मैं अपने बुक, देखो एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। देखो आपके बुक में समझिए एक बीच में एक ब्लॉक दिया है, इसको आप छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ तक हम कर लिए ना, समझिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इसके आगे मैं बता रहा हूँ क्या है। रिजर्व सीट हमने देख लिया, रिजर्वेशन, ये हम आगे एक एक्स्ट्रा टॉपिक है वो देख लेंगे। वो ये मैंने सैलियन इसका पेशा के बारे में थोड़ा डिटेल में, इतना आपके बुक में दिया था, मैंने 2 चीज़ एक्स्ट्रा कर दी ताकि आपको एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। देखो हमने क्या देखी, और देखो सिंपल समझो, सिंपल। टोटल सीट है 100, एसटी एससी को रिजर्वेशन मिल रही अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जितना प्रोपोर्शन उनका पॉपुलेशन है। वुमेन को कितना परसेंट सीट है? 1/3 भाई, 1/3 इसमें भी, 1/3 जनरल में भी, सब जगह वुमेन का मतलब सिंपल समझो ना। 100 में से आप 33 पहले वुमेन को बाहर कर लो, 33 वुमेन, उसके बाद आप एसटी एससी को प्रोपोर्शन के हिसाब से दो। क्लियर ना? तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ 33 सिर्फ और सिर्फ आप जनरल वाले में सीट ले रहे हैं, नहीं, एसटी एससी में भी 33, जैसे इसमें मान लो इनका सीट ऑलरेडी मुझे पता चला है 50, और 50 सीट है जनरल का मुझे पता चले, तो 17 इनका भी लेंगे, 17 इनका भी लेंगे, ऐसे होगा। समझ गए ना? और सेम प्रॉपर जिस तरह, जैसे मान लो इस एरिया में है 15 चेयरपर्सन हुए और हमें पता है कि एससी का परसेंटेज है 20%, तो यानी 3 सीट ऑलरेडी चेयरपर्सन में भी एससी होंगे। क्लियर? और एक और चीज ये ध्यान देना, एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर अकॉर्डिंग टू, हाँ भाई डिजॉल्व हो सकता है पहले भी। चलो, लेकिन एक चीज है, जब डिजॉल्व हुआ ना उसके 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर यही लिखा हुआ है। A panchayat reconstituted after premature dissolution continue only for the remainder of a period, but if the remainder of the period is less than 6 months, it not necessary to hold election। ध्यान देना, सिंपल बात कर रहे हैं। मान लो 2012 में एक पंचायत बनी, 2014 में डिजॉल्व कर गए, तो जो नया बनेगा ना, ध्यान देना, नया बनेगा उस समय वो सिर्फ और सिर्फ कितना साल बचा हुआ है, ये 2 साल हो गया, 3 साल के लिए होगा। और आप बोलोगे भैया जनवरी 2012 से स्टार्ट हो गया और 2016 मतलब 4 और
उसके बाद 4.5 साल बैठ गया, 4.5 साल खत्म हो गया। तो यानी 6 मंथ अगर बचा है, ध्यान देना 6 मंथ बचा है, तो क्या 6 मंथ के लिए नया नया इलेक्शन किया जाएगा? नहीं भाई, 6 मंथ बचा ना तो छोड़ देंगे, 6 मंथ बचा है ना तो छोड़ देंगे, नया ही पूरा प्रॉपर नया ही कर किया जाएगा जिसको पूरा 5 साल मिले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, जैसे मैंने बताया था ना 243 में बहुत सारे हैं, तो हमने कई देख लिया। हमने देखो 243D देख लिया, उसके बाद हमने 243 क्या देख लिया था, जी देख लिया था। जी में जैसे 11th शेड्यूल की बात की गई थी, और डी में हमने देखा कि रिजर्वेशन की बात की गई है। तो उसी तरह एक है 243F। 243F में है कि कौन सा बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो जिसका एज 21 से ज़्यादा हो गया उसको खड़ा करवा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे भैया MLA का तो था 25, MP का था 25, राज्यसभा के मेंबर का था 30, याद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का था 30, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब का था 35, सब कुछ याद है ना हमें, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत कैन बी इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पंचायत अपने मन से नहीं कर सकता है, स्टेट उनको ऑथराइज कर सकता है कि भाई पंचायत तुम टैक्स लगाओ, कलेक्ट करो और अप्रोप्रिएट करो, ड्यूटीज टॉल, ये सब कुछ करो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दो और बॉडी की बात करते हैं, एक है फाइनेंस कमीशन। जैसे आपको सेंटर में तो फाइनेंस कमीशन पता है, लेकिन अब पंचायती का काम ये वाला थोड़ी करेंगे, पंचायत के लिए एक फाइनेंस कमीशन भी लाना होगा, पंचायत के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी लाना होगा। दो इंपॉर्टेंट बॉडी लाते हैं भाई, दो इंपॉर्टेंट बॉडी का जन्म हुआ इस समय। क्या क्या बॉडी है? एक फाइनेंस कमीशन। आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी 5 ईयर द स्टेट अपॉइंट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन। क्लियर, वो बताते हैं कि पंचायत को आप कितना स्टेट के पास 100 रुपये आता है, इसमें से कितना % वो पंचायत को देता है, ऐसी ऐसी बातें। जैसे अभी आपको नहीं पता है 42% मिलता है सेंटर वाला स्टेट को, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है। और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत। ये है 243K। मैंने बताया था ना 243A से लेके 243O तक है, एक 243 है सीधा। क्लियर। और आपसे सिंपल ही क्वेश्चन कितना बार आया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1952 में, क्योंकि पंचायत नहीं थी तो भाई यही काम कर रही थी। क्लियर। और एक और चीज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1958 इन सम एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया गया, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 सबसे पहले पंचायत कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पंचायत स्टैब्लिश किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे चलो, राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया गया था इन द होल स्टेट। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, जिन्होंने 1959 में स्टैब्लिश की। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बहुत सारी कमेटी का रिकमेंडेशन हम देखेंगे। यहाँ पे आप रिकमेंडेशन देखो, रिपोर्ट ऑफ LM सिंघवी कमेटी ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये 1986 में, किसके समय में? उस 1986 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, UPSC में पूछा गया था कि ये कदम उठाया गया था, तब उस समय प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन आप उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, देखो आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो कि 5th प्रेसिडेंट, 5th प्राइम मिनिस्टर, नहीं। लेकिन कोई स्पेशल कदम है, जैसे पूछा जाएगा जब LPG आया था तो उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आराम से आ सकता है, खासकर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। चलो, या मान लो जब ऐसा पूछ सकता है, जब इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में रिपील लाया गया था, जैसे आपको पता है, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कि थोड़ा सा टफ करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको घबराने का कोशिश कर सकते हो।
क्लियर। देखो, एल.एम. सिंघवी ने रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनमें फोकस क्या किया, इंटीग्रेटेड विजन ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंट एंड इनुलु, सिंपल समझिए ना, द कमिटी इंडियन विलेज एंड ग्राम पंचायत सभा डेमोक्रेटिक नेशन, ग्राम सभा एम्बॉडीमेंट फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट रिकमेंडेशन न्याय पंचायत इंटीग्रेटेड। ध्यान देना, आप सिंपल समझिए, ग्राम सभा को इन्होंने बताया कि ग्राम सभा क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाई क्या बात कर रहे भाई, अभी तक तो हमें पता था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा में एक्चुअली होता क्या है, ग्राम सभा के जो हेड है वो आते हैं, ध्यान देना, लोगों के पास मीटिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, पूछते हैं भाई चापाकल चाहिए या सड़क चाहिए, तो लोग जवाब देते हैं भाई 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 सड़क 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 जरूरी है। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोग डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ना कि या भाई ये करो ये करो, तो ग्राम सभा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो और एक इन्होंने क्या किया था, एल एम सिंघवी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एल एम सिंघवी जी ने बोला था कि भाई आप स्टेट पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव लगा दीजिए कि हर भाई, मतलब कि पंचायती राज को बता दीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कर दिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि इनका इलेक्शन 5 साल में होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। न्याय पंचायत की बात करते थे, जुडिशियल ट्रिब्यूनल की बात करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्याय पंचायत की बात। न्याय पंचायत कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद और भी कमेटी आई थी, एक है पी के थुंगन। ध्यान देना, इसने सबसे पहले क्या बताया, इसने सबसे पहले व्हिच मेड द रिकमेंडेशन फर्स्ट टाइम दैट द पंचायती राज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्लियर, इन्होंने ही बताया कि 3 लेवल पे होगा, इन्होंने ही बताया 3 लेवल की बात इन्होंने की, 5 साल की यही इन्होंने बात की, और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात भी इन्होंने की। तो कई बात इन्होंने की। क्लियर, उसके बाद गडगिल आते हैं, गडगिल सर आते हैं। गडगिल तो समझिए इन्होंने फाइनल शेप दे दिया। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पिछले वाला बातें कर रहे थे, ध्यान देना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कर ही रहे थे, और ये फिर और भी बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि लोगों को रिजर्वेशन दो, ST SC को, वुमेन को, 3 लेवल, डायरेक्टली इलेक्शन, ये सब बात कर रहे थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप 2-3 बॉडी के बारे में, आप कमिटी के बारे में जो सबसे फेमस है, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, सबसे पहले एक बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने 1957 में इनका रिपोर्ट आया था, और इन्होंने बात की कि यार, इन्होंने सबसे पहले बात की, इन्होंने ध्यान देना, इनका क्या काम था 1957 में, आपको पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया गया था 1952 में। तो इनका काम था कि पहले इसका चेक करो कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और फिर आप इसको रिकमेंडेशन दो। तो इन्होंने बोला भाई साहब, आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इनडायरेक्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। क्लियर, तो बलवंत राय मेहता जी से बोला गया कि सर हम कितने लेयर में करें, तो बोला 3 टायर गवर्नमेंट। तो 3 टायर गवर्नमेंट की पहली बार बात किसने की, बलवंत राय मेहता। उसके बाद अशोक मेहता है, अशोक मेहता ने 2 टायर गवर्नमेंट की बात की, ये थे, हो रहा ध्यान रखना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये सब हम डिस्कस करें, और पहले हाँ ये कमेटी डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कब आया था, 1950। उसके बाद अशोक मेहता वर्किंग ऑफ पंचायत को देखने आए थे। ये पहले देखने आया था किसको, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखने आए थे, जो कि 1952 में आया था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, डायरेक्ट लेवल प्लानिंग की बात करते हैं। हनुमंत जीवे के राव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देख रहे थे। सिंघवी तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। फिर गडगिल क्या कर रहे थे, इफेक्टिव पंचायती राज कुड बे इफेक्टिव, इसकी बात कर रहे थे। और भी कमिटी है, टास्क फोर्स ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ललित माथुर थे। क्लियर, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल, ये वी रामचंद्रन थे। ये सब नया है। प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये श्रीमती राजवंत संधू जी थे। और DRDA के लिए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यही है रामचंद्रन साहब। और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ऑन लिवरेजिंग पंचायत फॉर एफिशिएंट डिलीवरी और गुड्स एंड सर्विस, ये मणिशंकर अय्यर साहब थे। क्लियर,
तो ये और भी ग्रुप है, काफ़ी ग्रुप है। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये सारे चीज़ें। अब हम डिस्कस कर लें हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि बताया पेशा। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा ना, और भी डिटेल में हम करा सकते हैं, लेकिन फिर आपको लगेगा यार हमारा लुसेंट से भागे जा रहा है। तो मैं लुसेंट को फोकस लेके जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊँगा, ध्यान देना। सबसे पहले ये इसका नाम क्या है कि पंचायती राज का, पंचायत को कैसे आप एक्सटेंड करो कहाँ तक, शेड्यूल एरिया में। पंचायत को, पंचायती एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टुवर्ड शेड्यूल एरिया, कि कैसे पंचायत को, देखो प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, इसका नाम हम सिंपल एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, पेशा भी एक्ट बोलते हैं। ये कितने स्टेट में है, ये 10 स्टेट में है अभी तक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आंध्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना है 5th शेड्यूल एरिया। जितने लोग 5th शेड्यूल एरिया में, उसकी मैं बात करता हूँ, 5th शेड्यूल एरिया उसकी बात करता हूँ। अब देखो इसके प्रोविजन क्या है। सबसे पहले एक सेपरेट एक्ट है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मेनी आदिवासी देखो हम क्या चाहते थे कि जिसने हमने पंचायत बनाया और डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो, इनका मन है ना तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो जहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन या शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना, मेनी आदिवासी कम्युनिटी, अगर उनका ट्रेडिशनल कस्टम बहुत अच्छा है, वो फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं, फॉरेस्ट के साथ ही, तो हम वहाँ पे अपना पावर नहीं थोपे, हम उनके साथ रह के उनकी स्थिति थोड़ा सुधार सकते हैं। मतलब उनको नया एक्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करें, उनके राइट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ऐसा तरीका अपनाए जो एक्सेप्टेबल हो उनको, ऐसे तरीका से जो उनको एक्सेप्टेबल हो, ऐसा नहीं। क्लियर। तो फॉर दिस पर्पस मेनी पावर किसको दिया गया, ज़्यादा पावर दिया गया ग्राम सभा को। क्लियर। ऑफ दिस एरिया एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत हैड गेट द कंसेंट ऑफ, हाँ भाई, और जो इलेक्टेड विलेज पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा में के पास जैसे ही पावर मिला, यानी ग्राम सभा के पास पावर मिला, यानी आम आदमी को पावर मिला, क्योंकि ग्राम सभा में वो सब लोग बैठते हैं। क्लियर। तो पंचायत कुछ भी काम करेगी ना तो ग्राम सभा से बहुत सारे राय ले सकती है। क्लियर। कि इनका इस मेन एम क्या था कि इनका लोकल ट्रेडिशन कहीं खो ना जाए। 10 स्टेट में अप्लाई किया गया। उसके अलावा इसके पेशा, ग्राम सभा क्या क्या कर सकता है। ग्राम सभा से आप मैंडेटरी, अगर कोई लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, अगर यहाँ से तो आपको डैम बनाना है तो आपको ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। यही बात है कि पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल इज इंटरेस्टेड विद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, माइनर वाटर बॉडीज कर सकता है, को मैनेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है। रिकमेंडेशन ग्राम सभा और पंचायत का चाहिए ही, अगर आपको लाइसेंस, लीज और माइनिंग वगैरह करनी है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह रही माइनिंग तो आपको पंचायत, ग्राम सभा, इन सबसे राय लेनी होगी। क्लियर। अगर सेल, कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेंट कर रहे हो, माइनर फॉरेस्ट पर तो भी पूछना होगा। अगर प्रिवेंट लैंड एलियनेशन, रीस्टोर, कुछ भी कर रहे हो ना तो इनसे पूछो भाई, इनसे पूछो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू एसटी, ये सब बातें इनसे पूछना पड़ेगा। तो क्या क्या और क्या क्या पावर है, क्या क्या इसका सैलिएंट प्रोविजन है। सबसे पहले इन द शेड्यूल एरिया एवरी विलेज है ग्राम सभा, ये होना चाहिए भाई, ये होना ही चाहिए। क्लियर। देयर विल मिनिमम ऑफ 50% सीट, ध्यान देना, शेड्यूल एरिया में 50% सीट कम से कम एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 50% सीट एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। और चेयरमैन तो एसटी ही होगा, चेयरमैन तो एसटी होगा, यही लिखा है, चेयरमैन ऑल लेवल एसटी ही होगा। और देखो, तो अगर बोलोगे भैया अगर मान लो 50% नहीं पूरा, तो 50% नहीं पूरा तो भाई हम क्या करेंगे, हम नॉमिनेट करने लेंगे। कितना मेंबर नॉमिनेट करेंगे, टोटल मेंबर का कम से ज़्यादा से ज़्यादा, सर टोटल मेंबर का ज़्यादा से ज़्यादा हम 1/10 नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी टोटल 50 मेंबर है तो हम 5 नॉमिनेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम 1/10 टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत, इतना हम नॉमिनेट कर सकते हैं। एवरी लेजिस्लेशन ऑन पंचायत इन शेड्यूल एरिया शैल बी कन्फ्रंटली विद द कस्टमरी लॉ। हाँ भाई, आप कुछ भी ऐसा थोड़ी कानून ले आओगे जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करे, नहीं। क्लियर, इनके कस्टमरी लॉ से अप्लाई होना चाहिए। अब देखो, अब हम लास्ट एक देख ले रहे हैं, आपको एक सेकेंड। देखो, जो लोग एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते वो यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था
2 मिनट मैं आपको बता, सबसे पहले आपको बताया था कि एक है 243 आर्टिकल, इसके अंदर है काफ़ी। उसके बाद 243A है, 243B से आप देख सकते हो कहाँ तक है, 243F G, सिर्फ मैं मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, I G J O तक है। चलो मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि सिंपल आपको एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो 243A में डेफिनीशंस दिया हुआ है। डेफिनीशन किस किस का डेफिनीशन, डिस्ट्रिक्ट का मतलब है स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभा का मतलब है एक ऐसा बॉडी हो जिसमें सारे रजिस्टर्ड पर्सन हो इलेक्टोरल रोल्स वाले, इंटरमीडिएट लेवल का वो वाला हो कि इंटरमीडिएट लेवल हमने पता है। पंचायत का मीन्स होता है इंस्टीट्यूशन एक, और जो 43B में हो, 243B में पंचायती एरिया का मतलब टेरिटोरियल एरिया, पॉपुलेशन का मतलब पिछले वाले सेंसस की बात करें विलेज तो विलेज ही है। 243 में क्या ग्राम सभा की बात की गई है 243A में। 243B में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की है, पंचायती राज में कैसे कैसे होगा। और इसमें ये भी बताया है कि जिस थर्ड लेयर नहीं होगा कहाँ पे, जिस स्टेट में 20 लाख से पॉपुलेशन कम होगा। पंचायत का कंपोजिशन दिया है 243A में, पंचायत का कंपोजिशन ये याद रखिएगा। उसके बाद 243 में डी में क्या दिया है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन याद रखना। 243D में रिजर्वेशन पता है क्योंकि पूछ दिया था यार, बीपीएससी में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे यार। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243A में दिया है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत का क्या होगा। उसके बाद एक्सपायरी वगैरह के बाद तो मैंने बताया था। 243F में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, F में डिस्क्वालिफिकेशन, क्लियर। 243G में दिया है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पावर अथॉरिटी काम वगैरह, जी वाला फंक्शन हम बोल सकते हैं ना। 243H में क्या दिया है, पावर टू इम्पोज टैक्स एंड फंड बाय पंचायत, H से टैक्स वगैरह दिया है। फाइनेंस कमीशन की बात की है 243I में, क्लियर। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत की बात की है 243J में। इलेक्शन की बात की है 243K में। और अप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी ये है 243L में। पार्ट नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरिया है 243M में। 243N में क्या दिया है, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर 243A में, ये ही है। तो ये लास्ट वाला 2 मिनट छोड़ना भी चाहे, लेकिन क्या फायदा, क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत सही है तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और जो लोग यहाँ तक देखे हैं ना वो प्लीज़ कमेंट में UL भी लिखिए, अर्बन लोकल बॉडीज, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारा अगला लेक्चर जल्दी से जल्दी है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू बाय 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 बाय।